अपना जो पेपर होगा काय का, अर्धवार्षिक का। तो अर्धवार्षिक में जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, देखो हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है वो कैसा होता है, एक नंबर कितने क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के आते हैं 30, दो नंबर कितने आते हैं 12, तो ये हो गए 30 और ये हो गए 12 दूना 24। अब बच्चे कितने नंबर, 54 नंबर तो ये हो गए, है ना, 54 12 दो गुणित कितने होते हैं, हाँ यही। फिर उसके बाद 3 नंबर के आते हैं 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के आते हैं 3 क्वेश्चन, तो 3 तिया 9 ने 4 तिया होते हैं 12, इनको जोड़ो कितना आता है 75। तो अपना जो आज का फोकस रहेगा अपना, है ना, सभी के लिए है, भले ही वो लोग जो ई ग्रेड E1 E2 वाले हैं या ABCD जितने भी ग्रेड वाले हैं, सभी के लिए आज के लिए ये जो अपन आज पढ़ाएंगे क्लास, तो ये 2 नंबर, ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये अगर एक नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न अगर आपने कर लिए तो कितने नंबर हो जाएंगे अपने, 50 नंबर। और 50 में से अगर मान लो आधा कर भी देते हैं अपन, तो उसमें आराम से अपन बाउंड्री पहुंच जाएंगे। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, आपका आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कहां से, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, रूट में जितनी भी संख्या है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 अगर आ जाए तो ये सब क्या है, ये सभी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, पार्ट 1 में अगर ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 अगर आ जाए और आपसे बोले किस प्रकार की संख्या है, तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ओके, ये एक हो गया। नंबर दूसरा, मैंने आपको बताया था, आपको एक कोड वर्ड बताया था मैंने, है ना। सबसे पहले बताओ क्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, वास्तविक, और एक और परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकता है, सत्य, सत्य में कैसे आ सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। आप इधर से इधर जाएंगे तो बात होगी सत्य, अगर आप इधर से इधर बोलेंगे तो ये बात होगी हमारी, ये फंडा यहाँ चलेगा, यूं जाएगा तो सत्य और यूं जाएगा तो असत्य। ओके, तो बताओ झाला साहब, मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है, ये बात सत्य है कि असत्य, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ये बात सत्य है कि असत्य, असत्य। क्यों, गाड़ी क्या जा रही है, इधर जा रही है, इधर जाएगी तो सत्य होगा। ओके, बताओ भाई रणवीर सिंह, बताओ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सत्य, बैठ जा। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है, असत्य। सभी बोलना, बता, पहले दीपिका बोलना, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, असत्य के सत्य, एक बार बता, असत्य। इधर आ जा, ऑनलाइन बेइज्जती कर देते। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत। क्यों, हाँ तो क्यों सत्य क्यों बोला, सत्य क्यों बोला, क्योंकि गाड़ी कहां से कहाँ जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर बोलेंगे तो, और उधर से इधर बोलेंगे तो असत्य। बता रहे भाई चश्मे, बता, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, असत्य होती है, क्योंकि हम इधर से इधर बात कर रहे हैं। कंप्लीट। तो सत्य सत्य वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो कहां से आएंगे बेटा, वो यहां से आ जाएंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन इसमें से अगर आता है तो वो आता है या तो एलसीएम का या फिर एचसीएफ का, है ना। जैसे कि मान लो 6 और 12 आ गया, उसका एलसीएम निकालो, एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम आ गया, क्या आएगा बताओ। 6 को तोड़ो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 12 को तोड़ो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम, तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 3, 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 3। बताओ एलसीएम में यहां 2 कितनी बार है, एलसीएम में ज्यादा बार लिखना, ज्यादा बार है उसको लिखना, एचसीएफ में कम बार है उसे लिखना।
2 यहां 1 बार, एलसीएम में ज्यादा बार लिखना है, 2 यहां 2 बार, तो 2 यहां पे 2 बार आ जाएगा, ज्यादा बार जो है वो लिखना है एलसीएम में। 3 यहां पे 1 बार, 3 यहां पे भी 1 बार, 3 भी 1 बार ही अधिकतम, तो गुणा कर दो, क्या आएगा? अगर एलसीएम बोले तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 12। और अगर यही सवाल अगर एचसीएफ में पूछ लिया तो कम बार कौन है भाई दोनों में? दोनों में 2, यहाँ 2 1 बार है, 2 1 बार है, चलो एक कम बार, ये यहाँ 3 1 बार, 3 1 बार, तो ये हो जाएगा 6। तो एलसीएम आया तो 12 और एचसीएफ आया तो 6। आई बात समझ में? एलसीएम एचसीएफ का तो उदाहरण दिया मैंने तुमको, एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न आपको पेपर में आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें से 1 नंबर का एक वाक्य में उत्तर में एक प्रश्न है, कौन सा वाला बताओ? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की सारांश में शुरू नंबर पे लिखा रही है वो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना? क्या होती है बताओ? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये प्रमेय जो है अच्छे से याद करनी है। अगर ये इतना मैटर आपने कर लिया काई का, पार्ट 1 का, चैप्टर 1 का, तो लगभग आप एक चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। अब चलो फिर से, अगर मान लिया पेपर में क्या रूढ़ साध है, क्या है रूढ़ साध? अब अपरिमेय संख्या है, बताओ, आप बताओ अतः अंजलि, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है? सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है? सत्य है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। सब यही तो है मैटर, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। सत्य है क्या? सत्य है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। तो अगर इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर देना, अपने को असत्य कर देना है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले प्रश्न आएंगे, जो गुणनखंड कर देना, जो ज्यादा बार अगर जो है उसे लिखेंगे तो वो क्या रहेगा? एलसीएम, और कम बार वाला जो रहेगा उसे कहेंगे एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न रूढ़ वाले प्रश्न, और इनमें से पेपर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण पेपर कौन सा, प्रश्न कौन सा है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इतने कर लिया, ये अच्छे से करना। पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कौन सा है बताओ? अध्याय 2 क्या है? बहुपद। सबसे पहले क्या आएगा? बहुपद का मानक रूप बताओ। मानक द्विघाती, कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद का मानक रूप बताओ। द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इतना नहीं है, जहां a का मान बराबर नहीं है, देखो ये दोनों मान भले 0 हो जाए चलेगा, पर ये a 0 नहीं होना चाहिए। a b c के मान कुछ ना कुछ तो होते हैं ना, तो ये a और b और c के मान भले कहीं 0 हो जाए भले ही, तो कोई टेंशन नहीं, चलेगा। लेकिन अगर a ही 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये द्विघाती नहीं रहेगा, क्या रहेगा फिर? ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ शर्त होती है कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप ये है, लेकिन शर्त है कि a का मान कभी भी बराबर के 0 नहीं होगा, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या फार्मूला है बताओ? 2 नंबर का प्रश्न और बनेगा, इसमें से क्या फार्मूला है बताओ? वो द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र। क्या सूत्र होता है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक शून्य को, अब देखो द्विघाती बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 2। शून्य भी अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। और कौन सा है? एक तो शून्य जो रहेंगे तो अल्फा और एक बीटा मानेंगे, तो शून्यकों का योगफल ऑब्जेक्टिव आता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, है ना। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c/a। ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा का अपने को आ सकता है। या फिर अपन इसको अगर ढंग से लिखें, कैसे लिखेंगे? माइनस, ये b कौन है?
तो b किसके गुणा में है? x का गुणांक। और ये a किसका गुणांक है बेटा? x की घात 2 का गुणांक। ऐसे ही c की बात करें तो c क्या होगा? c होगा हमारा अचर, और बटे में a क्या होगा? x की घात 2 का गुणांक। ये अपना ऑब्जेक्टिव में पेपर में आता है। अब इस प्रकार का अब तुम बोलो कि सर ये ऑब्जेक्टिव आएगा, तो देखो ऑब्जेक्टिव बदल क्या सकता है, कैसे? एक प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको कि x का 2x वर्ग माइनस x प्लस 7 में शून्य को का गुणनफल है, तो कैसा आएगा बताओ फॉर्मूला? क्या करोगे? x की घात 2 के गुणा में जो रहेगा उसको मानेंगे क्या? a। अपने को ऑब्जेक्टिव आता है तो ऐसा नहीं कि पूरा हल करोगे, डायरेक्ट करना है। x की घात 2 के गुणा में जो रहेगा वो a, x के गुणा में b। कौन है गुणा में? x के गुणा में कौन है? कुछ भी नहीं है, मतलब a काय का एक है वो। और c का मान क्या आएगा? 7। तो a का मान हो गया हमारा क्या? 2, b का मान हो गया हमारा -1 और c का मान क्या हो गया? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। माइनस तो ऐसा कैसे लगा दो, और b का मान क्या है? -1 और a का मान क्या है? 2, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 1/2। और शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c का मान हो गया 7 और a का मान हो गया 2, तो हमारा आ जाएगा 7/2 शून्य को का योगफल एवं गुणनफल। बंद कर दो इसको। हाँ अच्छा, ये चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देना, ये हो गया शून्य को का योगफल और गुणनफल हो गया। अब इसमें और ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं बताओ मेरे को? अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएंगे कैसे? थोड़ा सा एक टेबल बना लो। टेबल में क्या लिखेंगे? पहले बहुपद। बहुपद यहां आएगा शून्यकों की संख्या और घात, है ना। नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई? सबसे पहला रेखिक बहुपद, एक आता है द्विघाती, इधर पूछते हैं कौन सी? द्विघाती। एक होता है त्रिघाती। तो पेपर में आ गया रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या होती है, घात होती है। द्विघाती बहुपद में घात होती है। त्रिघाती बहुपद में शून्यों की संख्या घात होती है। अब अगला है अचर बहुपद। अचर बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है शून्य और घात होती है शून्य। और शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद मतलब शून्य, और जब शून्य है तो उसमें x, अब जब शून्य मान लो तो अब शून्य को ऊपर लिख सकते हैं, शून्य इंटू x की घात 7 भी कर सकते हैं, शून्य इंटू x की घात भले 9 भी कर दो, शून्य इंटू x की घात भले 1000 कर दो। तो यहां पे शून्य में x की घात क्या होगी? बदलती रहेगी। तो यहां पे शून्यकों की संख्या क्या रहेगी? अपरिभाषित रहेगी, और घात भी क्या रहेगी? अपरिभाषित। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर यूं आ जाए कि शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होगी? तो शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित, और शून्य बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है तो वो भी होगी अपरिभाषित। तो ये अपने को पेपर में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने पार्ट के ऑब्जेक्टिव हो गए? 2। और वो भी इसमें और भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो पूरा ऑब्जेक्टिव करो फिर नोट कर लेना इसको। एक और बात, द्विघाती बहुपद का जो वक्र होता है, ये वक्र कैसा होता है? तो इसका जो वक्र होता है वो परवलय के आकार का होता है, परवलयाकार। देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो इसका चित्र या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो ये जो अपना बहुपद, ये अपना कौन सा? ये x वर्ग प्लस bx बहुपद है, तो ये कितनी जगह काट रहा है दूसरे को? 2 जगह पे काट रहा है। तो इसका परवलय का जो वक्र है वो किस प्रकार का होगा? परवलय, पर्वत के आकार के समान होगा। ओके। अब दूसरा, अगर ये द्विघाती बहुपद नहीं आया, त्रिघाती आ गया, चतुर्थ घात वाला आ गया, पंचम घात वाला आ गया, एक ऐसा वक्र आ गया, ये कौन सा अक्ष है भाई? और ये कौन सा अक्ष है? अगर ऐसा वक्र बनाया मैंने जो एक अक्ष को 5 बिंदु पर काट रहा है, ये वाला प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। मैंने मौखिक रूप से बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यदि कोई
ग्राफ या यदि कोई वक्र एक्स अक्ष को 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो बताओ उसके शून्य क्या होंगे। यदि कोई वक्र जो है एक्स अक्ष को 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्य क्या होंगे। जितने बिंदु पे करेगा उतने शून्य। तो बताओ ये वाला जो वक्र है कितने बिंदु पे काट रहा है इसको, 1 2 3 4 बिंदु पे, तो इसके शून्य क्या होंगे। अब ये वाला वक्र जो है ये वाला ये एक्स अक्ष को कितने काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए इसके शून्य क्या होंगे, 2 शून्य होंगे, है ना। एक ऐसा मान लो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया और मैंने एक ये बनाया, इन्हें ये बना दिया। बताओ ये वाला वक्र के शून्य क्या होंगे। वाई अक्ष को कहां पे काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को देखना है आड़ी लाइन पे। आड़ी लाइन मतलब एक अक्ष पे, एक अक्ष पे जितनी जगह पे काटेगा उसके उतने शून्य होंगे। आई बात समझ में। तो ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि y बराबर px कोई ग्राफ कोई वक्र है, वह एक अक्ष को 10 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके शून्य होंगे। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्य होंगे। जितने बिंदु पे n बिंदुओं पे करता है, कभी घुमाए फिराने के लिए कहते हैं कि n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्य कितने होंगे, n। आ गई बात समझ में। तो आपके जितने बताए मैंने इतने में से ही आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, मानक रूप एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं है द्विघाती बहुपद आ भी सकता है। और इसका कितने नंबर का प्रश्न आता है भाई, 2 नंबर का प्रश्न फिक्स आएगा, 101% आएगा। आपको इस पार्ट में यही करना है। उसके बाद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है। एक बार पेपर में प्रश्न आया था ऐसा, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी शून्यकों का गुणनफल है, क्या होगा, क्या होगा, असत्य का असत्य क्या होगा। ये बहुपद दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। नियम क्या है अपना, इसकी तुलना कैसे करेंगे, मानक रूप से। मानक रूप कौन सा है, तो बताओ ए का मान, बी का मान, सी का मान, सी का मान बी, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा है, और सी का मान क्या है, इसका आंसर रहेगा बी बटा है। तो ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 2 चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे समीकरण एक नहीं देगी, समीकरण कितने देगी, 2 समीकरण रहेगी, युग्म रहेगा, जोड़ा रहेगा। बेटा नजरे बोर्ड पर, इसका मानक रूप क्या होता है बताओ पहले। मानक रूप याद रखने का तरीका क्या होता है, A1 गैप छोड़ो B1 गैप छोड़ो C1 बराबर 0, A2 गैप छोड़ो B2 गैप छोड़ो C2 बराबर 0, x y कंप्लीट। ये हो गया मानक रूप। कोई भी सवाल आएगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न भी आ गया तो आपको इसमें से आएगा, कोई भी सवाल आएगा तुलना कर लेना, और तुलना करने के बाद क्या मान निकालोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, और उसके बाद में क्या निकालना है, उसका अनुपात। अनुपात मतलब होता है बटा, क्या है, अनुपात निकालेंगे और उसके बाद में रेखाएं ज्ञात करेंगे। रेखाएं कितनी होती है, आपसे बोला जाए कि बताओ रेखा कैसी होती है, तो रेखाएं बात देखते हैं अपन। तो रेखाएं कितनी प्रकार की होती है भाई, जो रेखाएं होती है नंबर 1 होती है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का चित्र कैसा होता है, ये ऐसा। और एक दूसरी रेखा कौन सी होती है भाई, अब बताओ, आपसे बोले समांतर रेखा कैसी होती है, तो ये ऐसी रेखा होती है समांतर। और संपाती मतलब कहीं हुआ भाई, संपाती का मतलब होता है कि रेखा के ऊपर रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो ये क्या कहते हैं, संपाती। मतलब हर बिंदु उसका मिलेगा, एक रेखा खींची फिर दूसरे उस पे ही क्या कर दिया अपन ने, दूसरी रेखा खींची। अब इनकी बात करते हैं इनके हल की। तो बताओ प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे, तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, एक अद्वितीय हल होगा। समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही क्या, तो इसका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। अपने को यूं दिख रहा है कि रेखा काट ही नहीं रही है और नहीं काट रही है तो हल भी नहीं होगा। अब अगला क्या कह रहा है, संपाती रेखा, पहली रेखा दूसरी रेखा को कितने बिंदु पे काट रही है, तो ये हो जाएगा अनंत अनंततः
अनेक हल होंगे इसके। ओके, ये हो गई बात हल की। अब हल हो गया, अब प्रतिबंध क्या होगा? गणितीय रूप से प्रतिबंध क्या बनेगा? अपन अनुपात निकालेंगे ना, तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, अगर शुरू के दोनों अनुपात बराबर नहीं आए, अगर शुरू के दोनों अनुपात बराबर नहीं आए तो कौन सा हल है? अद्वितीय। समांतर में क्या होगा कि ये शुरू के दो तो बराबर आ जाए, लेकिन तीसरों वालों जो रे वो बराबर नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे? ये होगा हमारा कोई हल नहीं, समांतर रेखा का प्रतिबंध होगा। और तीसरा आता है अनंत अनेक हल, तो इसमें क्या रहेगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों मान करेंगे बराबर होंगे। और अगला जो रहेगा हमारा क्या रहेगा भाई बताओ? संगतता पूछता है पेपर में। ये एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चित्र में सारे ऑब्जेक्ट हो गए 3 पार्ट के। संगतता अगर पूछेगा तो क्या होगा? अगर मान लो अद्वितीय हल निकला तो हल कैसा रहेगा? संगत। अगर कोई हल ही नहीं है तो असंगत होगा, मतलब दोनों हलों में कोई संगतता ही नहीं रहेगी। और अगर मान लो हो, अगर मान लिया अनेक हल है तो क्या होगा? संगत तो होगा, लेकिन कैसा रहेगा बेटा? आश्रित संगत होगा। क्या रहेगा? आश्रित संगत होगा। क्लियर? तो ये अपना इतने में 3 पार्ट में सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे? समांतर रेखाओं के हल होते हैं, समांतर रेखाओं के हल होते हैं, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर इस प्रकार का हल आता है रेखाओं का तो कौन सी रेखाएं होगी? संपत्ति रेखाओं के हल होते हैं। संपत्ति रेखाओं की संगतता कैसी होती है? आश्रित संगत होती है। मतलब यहीं से बनेंगे अपने ऑब्जेक्टिव। एक आध ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का पेपर में आया है वो भी देखो। आपको पेपर में ऐसा दिया गया है उसमें कि मान लिया दे दिया x + 2y बराबर 7, x बराबर दे दिया मान लो 1, तो y का मान क्या होगा? ये आ गया प्रश्न। क्या करोगे? ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाए तो क्या करना? ये समीकरण है, x का मान क्या दे रखा है? बराबर 7, तो 2y बराबर दे दिया 7, एक गया उधर का हो गया, तो y बराबर 7 में से गया 6, 2 गुणा में का गया बटे में, तो y का मान आ गया हमारा ये वाला आ गया। इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया, नहीं आ गया मान लो क्या कि y बराबर mx + 3 और x बराबर मान लिया 1 ने y बराबर दे दिया मान लो -2, और m का मान क्या होगा? क्या करोगे? x की जगह रखना क्या है? y की जगह -2 बराबर m, इनके बीच में चिन्ह कुछ भी नहीं, मतलब गुणा का। x का मान क्या रखना है? 1 प्लस, अब ये 3 जाएगा उधर तो काय का हो जाएगा? यहां कर दूं -2 -3 बराबर यहां बचा m, तो बताओ यहां से m बराबर -3 -2। तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, पिछले बार पेपर हुए ना उनमें, तो यहाँ तो ये आ जाएगा, यहाँ फिर इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के ऑब्जेक्टिव एक बार और रिवाइज कर लो। ये भी हो गया हमारा कौन सा चैप्टर खत्म? 3 पार्ट। और 6 का नाम क्या है भाई? समरूपता। क्या है? समरूपता किसे कहते हैं बताओ मेरे को? समरूपता किसे कहते हैं बताइए? आप और आपका फोटो, आप और आपका फोटो, आपके फोटो में आप हो मालूम कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो फोटो में जो रूप है वो आपके जैसा है ना? आपका फोटो इतना बड़ा और आप इतने बड़े, मालूम कैसे पड़ता है कि ये आपका फोटो है? क्योंकि फोटो का जो स्वरूप है वो आपके जैसा है, मतलब फोटो और आप क्या हो? समरूप हो। तो इससे परिभाषा क्या मिलती है? आकार क्या है उनके अलग अलग, लेकिन आकृतियां क्या है? ऐसे बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसमें एक से अधिक भुजाएं हो, वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे बहुभुज जिनके आकार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आकृतियां कैसी होती है? समान होती है, क्या कहलाते हैं? समरूप बहुभुज कहलाते हैं। और बहुभुजों के इस गुण को क्या कहलाती है? समरूपता कहलाती है। समरूपता में सबसे पहला प्रश्न देखो 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। ये जो मैं आप बताऊंगा आपको, सबसे पहला जो है समरूपता के प्रतिबंध। अगर कोई भी बहुभुज, इसमें त्रिभुज की समरूपता आती है, त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध लिखिए, ये प्रश्न आता है पेपर में। तो प्रतिबंध अगर आ जाए तो नंबर 1 प्रतिबंध क्या होता है? संगत कोण समान हो। क्या होते हैं? हाँ, और नंबर 2
संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। जैसे कि मान लिया जाए ये दो त्रिभुज है ना, ये ए, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू और आर। तो यहां पे कौन ए किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर होगा, और कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अगर पेपर में ये आ गया कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। अगर ये आ गया कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब संगत भुजाएं क्या होती है? जैसे कि अपन रैली में खड़े होते हैं ना, रैली में खड़े होकर आपसे बोला जाए भारत माता की जय, तो आप ऐसे करते हो। तो मान लो मैंने ऐसा करा, तो मेरे पीछे वाली लाइन खड़ी है, तो वो कैसे करेगी? वो भी ऐसे करेगी। मेरा ये वाला हाथ है तो उनका भी कौन सा हाथ रहेगा? ये वाला। मैंने कहा कि भारत माता की जय, मैंने कहा कि कराटे खेलो, ये वाला हाथ ऐसे करो, तो आप भी कौन सा हाथ करोगे? ये वाला हाथ करोगे। तो संगतता क्या होती है? मेरे इस हाथ के संगत आपका ये वाला हाथ रहेगा, और मेरे इस हाथ के संगत आपका ये वाला हाथ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज संगत कब होंगे? तो यहाँ पे ये ए बी भुजा है, और ए बी भुजा के संगत कौन है? पी क्यू। इसका बटा मतलब कहता है अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। अनुपात मतलब होता है बटा। इसका इसमें बटा करा, वो बराबर होगा किसके? ये बीसी भुजा है। बीसी भुजा के संगत कौन है भाई? इसका बटा कर दिया। और एसी भुजा के संगत क्या करा? अगर इन भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो, तो भी क्या होते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा समरूपता के प्रतिबंध में? कि संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब आपसे प्रश्न आएगा, डेफिनेटली प्रश्न आएगा नंबर, हाँ, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? तो नंबर 1 पे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, ये क्या होते हैं? प्रश्न आ जाए, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग वृत्त होते हैं, और कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? ऑब्जेक्ट 2 में आ गया समबाहु के समद्विबाहु, समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट 2 यहां से आपका बन सकता है। दूसरा कहां से बनेगा? संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, या फिर एक और आ सकता है संगत भुजाएं क्या हो? संगत भुजाएं क्या हो? आनुपातिक हो। क्या हो? हाँ, संगत भुजाएं आनुपातिक हो। ये ऐसा भी पेपर में आ सकता है। ओके। अगला जो प्रश्न है वो क्या बनेगा हमारा? थेल्स प्रमेय। ध्यान देना, पेपर में आ गया थेल्स प्रमेय लिखिए। थेल्स प्रमेय में क्या होता है भाई? ध्यान देना, ये त्रिभुज है हमारा एबीसी, है ना? तो ये त्रिभुज एबीसी है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा, मान लो ये भुजा ली मैंने, तो इसके समांतर रेखा कौन सी होगी? ये होगी। मान लिया जाए मैं ये त्रिभुज नहीं लूं, मैं ये भुजा नहीं लूं, मैं ये भुजा लूं, तो इसके समांतर भुजा कौन सी होगी? ये होगी। चलो मैं ये भुजा भी लूं, मैं ये ले लूं, तो इसके कौन होगी? तो प्रश्न कहता है, ये त्रिभुज दे दिया, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है? तो थेल्स प्रमेय ये होती है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा, और ये रेखा क्या करेगी? अन्य दो भुजाओं को यहाँ पे काटेगी और यहाँ काटेगी। इसको दे दो डी, इसको दे दिया अपन ने ई। तो यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को, ये यहाँ पे काट रही है ना, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब यहां भी काटेगी, तो एडी बटा डीबी बराबर, ये अनुपात हो गया। इसका अनुपात क्या होगा? ए बटा ईसी। मतलब यदि मैं डी भुजा खींचता हूं, वो कैसे खींचता हूं? किसके समांतर? बीसी के। तब प्रमेय अनुसार क्या होगा? एडी बटा डीबी बराबर ए बटा 6.2 में। इसके दो प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, एक विलोम का है और एक प्रमेय का है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये इतना तो करना ही करना है आपको। ठीक है। तो प्रमेय क्या है भाई? थेल्स प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर
कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है ना। एक और, थेल्स की विलोम। अब थेल्स की विलोम क्या होगी भाई? एबीसी। किसी त्रिभुज में यदि कोई सरल रेखा, ये डी भुजा ने ये ई भुजा, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा किन्हीं दो भुजाओं को, मतलब ये एडी बटा डीबी करा अपन ने, वो किसके बराबर आया? भुजा भी ए बटा, अगर ये अनुपात बराबर आया तो ये कब अनुपात बराबर आएगा? तो ये जो भुजा खींची अपन ने डी, ये क्या हो जाएगी? समांतर किसकी हो जाएगी? बीसी के। तो ये होगा, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई सरल रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, तो